हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए फाइनल ईयर के आपकी हिस्ट्री को। और जो आज का चैप्टर है वो 10 है, समाजवाद का उदय और रूस में आपकी बोल्शेविक क्रांति। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी, प्लेलिस्ट इसकी बन जाएगी। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। ये आज का पार्ट 1 है और कल जो है ये आपका 10 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि केयू के एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक अच्छा सा रिवीजन बहुत ज़रूरी है और क्लियरिटी होनी ज़रूरी है आपके अपने टॉपिक की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्किप मत करना। चलिए, समाजवाद का उदय और रूस में बोल्शेविक क्रांति। समाजवाद का क्या अर्थ होता है, यानी कि वो समाज से जुड़ा होता है। समाजवाद जो है आपकी आधुनिक युग की एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसका क्या लक्ष्य है? सामाजिक न्याय पर जो भी आधारित, आपके शोषण रहित न्याय पर आधारित होना चाहिए आपका सामाजिक लक्ष्य, और आपका शोषण रहित होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था जो है आपके समाज में स्थापित करना है। श्रमजीवी जनता को समाजवाद ने पूंजीवादी निर्मम शोषण से मुक्ति का जो है मार्ग दिखाया था और उन्हें एक आदर्श समाज की स्थापना की प्रेरणा दी थी। ठीक है, जो पूंजीवादी लोग थे, उन्होंने जो श्रमजीवी थे, जनता जो काम करती थी उनके अंडर, उनका बहुत ज़्यादा शोषण कर रखा था और उनको उस चीज़ से मुक्त करवाना था। तो इस तरह आप एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते थे और इस चीज़ की उन्होंने प्रेरणा दी। ठीक है, इसके बाद आप आगे करेंगी। समाजवाद का विचार पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्परिणामों की क्रिया स्वरूप अस्तित्व के में आया। अपने प्रारंभिक स्वरूप में ये एक आदर्शवादी और स्वप्नलोकनीय था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इतिहास और समाज का गहन अध्ययन किया और एक नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। अब आप अपने एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं कि जैसे कि पूंजीवादी जो था, कि मतलब जो आपके श्रमजीवी जनता थी उनके साथ वो दोष करता था, उनके साथ उनको शोषण बहुत ज़्यादा करता था। और एक आदर्शवाद समाज की अगर आपने स्थापना करनी है तो ये एक स्वप्न लोकनीय था, कि एक सपने की तरह था। लेकिन जो आपके कार्ल मार्क्स साहब हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतिहास का और समाज का बहुत ज़्यादा डीपली अध्ययन किया और उन्होंने एक अपना नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। और इसके आधार पर समाजवाद को उन्होंने जो है आलोक से निकाल कर वैज्ञानिक जो है धरातल पर स्थापित किया था। मतलब स्वप्न लोक से हटाकर उसको वो धरातल पर लाए। जिस तरह आप सोच रहे थे कि हाँ, स्वप्न में ये ऐसा हो सकता है कि पूंजीवादी जो है उनको हम हटा दें, पूंजीवादी जो आपकी व्यवस्था है उसको अपने समाज से हटा दें और सब जो है शोषण रहित हो जाए, ये एक स्वप्न था। लेकिन कार्ल मार्क्स साहब ने इसको जो है एक नवीन दृष्टिकोण दिया, अपना एटीट्यूड रखा कि नहीं, मैं इसको करके दिखाऊंगा, और उसे जन क्रांति का स्वरूप दिया। इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे? प्रस्तुत अध्याय में आप समाजवादी के उदय और विकास पढ़ेंगे और समाजवादी आंदोलन की विभिन्न देशों में विकास का संक्षिप्त वर्णन इसमें किया गया है इस चैप्टर में आपके। और लेकिन जो रूस की क्रांति आपकी 1917 में हुई थी, आपको मैं बाद में करवाऊंगी प्रथम विश्व युद्ध और फिर इसका पेरिस शांति समझौता, और रूस बीच में से चला गया था। तो जो रूस की क्रांति हुई थी वो आपकी हुई थी 1917 में। उसके हम कारणों को जानेंगे और उसके प्रभावों को हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो ये आज आपका पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी विचारों का विकास, ये हम टॉपिक को पढ़ लेते हैं। समाजवाद का जो विचार था वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो समाजवाद का जो विचार था वो कहाँ पर अंकुरित हुआ था? वो इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि पूंजीवादी का जो प्रारंभ हुआ था, पूंजीवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो किस विश्व के इसी देश में हो गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस देश में हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? तो इंग्लैंड में हुआ था। उल्लेखनीय है कि 15वां जो आपकी 16वीं शताब्दी थी और ब्रिटेन में पूंजीवाद जो है पनपने लगा था। साथ ही एक जो है नई सामाजिक विषमता भी प्रकट होने लगी थी। प्रारंभ में आपके टॉमस मूर आते हैं और इन्होंने टॉमस मूर की, इस तरह आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। देखिए, टॉमस मूर की जो पुस्तक है, यहाँ पर पुस्तक लिख लेंगे, आपको याद भी तो करना है ना साथ साथ। तो टॉमस मूर की जो पुस्तक है यूटोपिया, इस पुस्तक को लिखकर, इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया है, टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में क्या बताया है कि जो उस समय ब्रिटिश समाज के लिए एक जो है प्रस्तुति की थी कि यूटोपिया शब्द का क्या अर्थ होता है? आनंद का निवास स्थान, यानी कि यूटोपिया, इस तरह आप लिखेंगे बीए फाइनल के स्टूडेंट, यूटोपिया, और इसका आनंद का
निवास स्थान। ठीक है, तो इस तरह आप इस चीज़ को लिखेंगे तो ये क्लियर रहेगा आपके लिए। मूर ने जो उसकी रचना थी यूटोपिया, उसके पहले भाग में उसने इंग्लैंड के तत्कालीन व्यवस्थाओं की भर्त्सना की है, यानी कि उसकी कड़ी आलोचना की है। विशेषतः वह अमीरों और गरीबों के शोषण की निंदा करते हैं। साथ ही वह अमीरों द्वारा प्राप्ति के लिए अपनाए गए अनैतिक जितने भी तरीके थे, जितने भी अनैतिक तरीके थे उसके बारे में, चाहे वो शोषण हो, वो लूट मार हो, दास व्यापार हो, उसकी बहुत आलोचना की है अपने यूटोपिया पुस्तक में टॉमस मूर ने। पुस्तक का जो दूसरा भाग है उसमें उसने ऐसा क्या कहा है, उसने एक द्वीप की कल्पना की है। उस द्वीप में ऐसा खास क्या है कि वहाँ पर कोई शोषक ही नहीं है, मतलब कोई किसी को टॉर्चर कर ही नहीं रहा। सभी लोग दिन में 6 घंटे काम करते हैं और वो उत्पादन भी कर लेते हैं और सभी लोगों की जरूरतें इसी से पूरी हो जाती है। इस सोपानलोकी अवस्था में केवल वैज्ञानिकों को ही जो है शरीर श्रम से मुक्त रखा गया है। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप कि टॉमस मूर थे, उनकी बुक का क्या नाम था, यूटोपिया। यूटोपिया का क्या अर्थ होता है, आनंद का निवास स्थान। इस तरह आप यहाँ पर लिखेंगे और आपने बताना है कि यूटोपिया में खास आपको क्या बताया गया है, कि पहले भाग में उसने क्या बताया है जो आपको मैंने अब समझा दिया है। दूसरे भाग में कहा है कि कोई शोषक है ही नहीं, वहाँ पर आपका एक द्वीप है, कोई शोषक नहीं है, सभी 6 घंटे काम करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक समाजवादी चिंतक ये क्या हैं? यद्यपि मूर ने सामाजिक विज्ञान की तरह कोई विश्लेषण अध्ययन नहीं किया है, ना ही उन दिनों में संभव, फिर भी उन्होंने एक आदर्श समाज की काल्पनिक जो है तस्वीर प्रस्तुत की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक यूटोपिया में इस बात को उजागर किया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कि उन्होंने बता तो दिया ना, कि एक तस्वीर तो दिखा दी ना कि पहले भाग में उन्होंने क्या बताया और दूसरे भाग में उन्होंने क्या बताया। इसके बाद 16वीं से लेकर 19वीं सदियों के बीच यूरोप में संख्या में बहुत बड़ी संख्या में विचारक आए, यानी कि टॉमस मूर के बाद बहुत सारे विचारक आए हैं जो मूर की ही तरह आदर्श समाज के सपने बिल्कुल संजोए हुए थे। इन्हें यूटोपियाई समाजवादी क्या करते हैं, नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि उनके जो विचार है, योजनाएं व्यवहारिक नहीं थी, साथ ही वैज्ञानिक विश्लेषण पर भी आधारित नहीं थी। कहना क्या चाहता है कि टॉमस मूर के बाद जितने भी आपके विचारक आए हैं उनकी कोई भी विचार योजनाएं व्यवहारिक नहीं थी, वो व्यवहारिक रूप से कोई काम नहीं कर रहे थे और ना ही उनका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण था। कार्ल मार्क्स के टाइम से थोड़ा बहुत कह सकते हैं परिवर्तन शुरू हुआ था। जो आपके कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स से जितने भी पहले आए हैं वो इतने मतलब आपके लिए प्रभावी नहीं थे। कार्ल मार्क्स के बाद जितने आए हैं ना वो प्रभावी थे। ठीक है, तो फिर भी समाजवाद के शुरुआती इतिहास में ऐसे विद्वानों की भूमिका बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। वास्तव में इन्होंने आदर्श समाज का स्वप्न दिखाकर मार्क्सवाद के लिए एक ज़मीन तैयार कर दी। अगर कह सकते हैं कि एक ज़मीन कैसे तैयार करी, कि जैसे मार्क्सवाद आ गया है, मार्क्सवाद आ चुका है, मार्क्स आ गए हैं, कार्ल मार्क्स आ गए हैं और उनकी जो विचार थे उनको हमने मार्क्सवाद कह दिया। ठीक है, तो मार्क्स से पहले जो जितने भी लोग आए इनको हम पढ़ेंगे, तो इन्होंने क्या किया, एक भूमि तैयार कर दी कि हाँ वो उस चीज़ पर सोच सकते हैं, उनको इतना मतलब एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, समझ गए होंगे। मार्क्स से पूर्व और मार्क्स के समकालीन कुछ प्रमुख समाजवादी चिंतकों को जो आपके चिंतक हैं उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सेंट साइमन को पढ़ लेते हैं। ये सबसे पहले हैं, ये सामंत परिवार में पैदा हुए थे। सेंट साइमन का मिशन इस तरह आप याद कर सकते हैं। साइमन जो है समाजवाद का पथ प्रदर्शक था, श्रमिकों और गरीबों का बिल्कुल हितैषी था और उसे राजनीति को वो उत्पादन का विज्ञान कहता था, यानी कि साइंस ऑफ प्रोडक्शन कहता था। जितना आप दोगे उतना बदले में मिलेगा। उनकी दृष्टि में समाज में केवल उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग ही सबसे अधिक महत्व रखता था। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करता था जिसमें गैर उत्पादक वर्ग, जो कि आपके कौन कौन थे, सामंत, पूंजीपति और अन्य न हों और सभी आपके मेहनतकश वर्ग के लोग निवास करते हों। मानव समाज को वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठित करने पर भी बल देता था, जिसमें उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो, आर्थिक जीवन को नियोजित किया जा सके, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी बिल्कुल भी ना रहे। और ऐसी समाज व्यवस्था की बात करता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सके और उसे उतना ही परिश्रम मिले जितना वे परिश्रम करता है। समझ आ गया होगा आप सबको कि जो सेंट साइमन साहब थे वो 1760 से 1825 तक का उनका टाइम पीरियड रहा है। इसमें वो क्या बता रहे हैं कि उत्पादन का विज्ञान का है। उनकी जो राजनीति है ना, उन्होंने इसको उत्पादन का विज्ञान कहा है। ये उत्पादक वर्ग जो था ना वो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और जो गैर उत्पादक थे, जो कि आपके सामंत थे, आपके पूंजीपति थे, इनको वो कुछ भी नहीं मानता था। वो कहते थे, सेंट साइमन साहब ये कहते थे कि मैं एक ऐसा
देश चाहता हूँ, मैं ऐसा समाज चाहता हूँ जिसमें व्यक्ति बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी में बिल्कुल भी ना रहे। वो जितना परिश्रम करता है उसको उतना फल मिले, चाहे वो कितना भी परिश्रम करे। ठीक है, बस इन्होंने इतना ही बताया है। तो एक कार्ल मार्क्स के लिए एक ज़मीन तैयार इन्होंने कर दी थी। अगले हैं आपके चार्ल्स फुरिये, फुरिये। ये मैंने कॉलेज गर्ल्स को पढ़ाया था। सेंट साइमन की भांति चार्ल्स फुरिये भी फ्रांस का काल्पनिक समाजवादी विचारक था। वह औद्योगिकरण का बिल्कुल भी समर्थक नहीं था। औद्योगिकरण को वो बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता था और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का, उपभोक्तावादी संस्कृति का बिल्कुल आलोचक था वो। ये आपको चीज़ याद रखनी है गर्ल्स और बॉयज़ भी जो देख रहे हैं। वह चाहता था कि उत्पादन और उपभोग की एक ऐसी सरल पद्धति जो है स्थापित की जाए जिसमें लोगों को वास्तविक सुख की बिल्कुल अनुभूति हो। वास्तविक सुख की इसमें अनुभूति होनी चाहिए, बिल्कुल वो सरल पद्धति होनी चाहिए। क्योंकि जब देखिए जब औद्योगिकरण आ ही नहीं रहा है तो बिल्कुल सरल पद्धति होगी। ठीक है, जिसमें आय का बिल्कुल समान वितरण होगा। सरल पद्धति है तो आपका समान वितरण भी होगा। आप इसको जो है देखिए कि वो औद्योगिकरण के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। तो अगर वो उस चीज़ के नहीं थे, व्यापारों में उसका कुछ लेना देना नहीं था, उनकी जो पद्धति होगी बिल्कुल सरल होगी, सरल जीवन जिएंगे, वास्तविक सुख की इनकी अनुभूति होगी, आय का बिल्कुल समान वितरण होगा, धन का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं होगा, बेकार नहीं होगा और शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। ठीक है, बच्चों को जो है वो क्या कहते हैं, बच्चों को सार्वजनिक शिक्षा और स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने के भी वो बिल्कुल पक्षधर थे। चार्ल्स फुरिये ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं। एक कार्ल मार्क्स के लिए उन्होंने ज़मीन इन्होंने भी तैयार कर दी है। ठीक है, आप सिर्फ इतना याद करेंगे। और रॉबर्ट ओवेन को पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड के एक संपन्न परिवार में आपके रॉबर्ट जो आपके ओवेन का जन्म हुआ। ये असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, मेहनत थे, प्रतिभा के बल पर इन्होंने क्या किया, ल्यूं ले नाक में सूती वस्त्र का जो है ये मालिक बन गया था। इस मिल को उसने एक आदर्श मॉडल बनाकर बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करी। कौन सी मिल थी आपकी, कौन सी मिल थी, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और उसने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल मजदूरी को अपने कारखाने में समाप्त कर दिया था और काम के 16 घंटे से घटाकर इन्होंने 10.5 घंटे कर दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रमिकों के लिए उसने बहुत अच्छा जो है निवास स्थान बनाया, अस्पताल बनाए, बच्चों के लिए विद्वान बनाया। ओवेन यानी कि ओवन ने इतने इतने काम कर दिए हैं। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। आपने ये विचारक पढ़ लिए, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कार्ल मार्क्स की। देखिए 3 आपको मैंने विचारक बता दिए हैं जो कार्ल मार्क्स से पूर्वित थे और आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि इन्होंने एक ज़मीन तैयार कर दी थी जो ये चाहते थे कि हाँ समाज में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, समाज में जो है शोषण रहित होना चाहिए, पूंजीपति वर्ग जो है इसको बिल्कुल भी समाप्त कर दें, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो एक ज़मीन तैयार हो चुकी थी। अब बात करेंगे हम कार्ल मार्क्स की। उन्होंने ऐसा क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्ल मार्क्स जो हैं औद्योगिक पूंजीवादी युग की विलक्षण प्रतिभा थे, बहुत महान मानवतावादी थे। ये काल्पनिक समाजवादियों की भांति मजदूरों की शोचनीय दशा से ये बिल्कुल पीड़ित हुए थे। मार्क्स ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कोई भी काल्पनिक योजना नहीं बनाई थी। इन्होंने तो काल्पनिक योजना बनाई थी ना, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कार्ल मार्क्स साहब हैं, देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, काल्पनिक योजना कुछ नहीं बनाई, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया। बल्कि उन्होंने उन शक्तियों और नियमों को खोजने का बिल्कुल प्रयास शुरू कर दिया था जिससे समाज में परिवर्तन होता है। इन्होंने तो सिर्फ बात करी है। सेंट साइमन ने, फुरिये ने, ओवेन ने, इन्होंने तो सिर्फ बात करी है। हाँ, एक थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दे दिया है, लेकिन उन्होंने जो कार्ल मार्क्स साहब हैं इन्होंने तो समाज में परिवर्तन जिस चीज़ से हो सकता है उस पर बल दिया। इन्होंने दर्शन और इतिहास का बहुत गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके कि सामाजिक परिवर्तन कुछ लोगों, राजा, बुद्धिजीवी, संत महात्मा इत्यादि की इच्छाओं और बुद्धि पर ही निर्भर नहीं करता है, जैसा कि प्रयास आपके समान साइमन, फुरिये और ओवेन जैसे मानवतावादी विद्वान कर रहे थे। उन पे डिपेंड नहीं करता है जैसे कि आपके राजा हो गए, बुद्धिजीवी हो गए, संत हो गए। नो, यह परिवर्तन की उत्पादन की शक्तियों और भौतिक परिस्थितियों के विकास पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर आप उत्पादन दे रहे हैं उसकी शक्ति कैसी है और भौतिक परिस्थितियां जो आपके आसपास की हैं उस पर निर्भर करती हैं। कि जिस प्रकार दास प्रथा वाले समाज से सामंतवाद और सामंतवाद से पूंजीवाद में समाज का परिवर्तन हुआ है, तो उसी प्रकार पूंजीवाद का अंत भी जरूर होना चाहिए। यानी कि
दास प्रथा वाले समाज से आपके सामंतवाद का अंत हुआ। ठीक है, आप यहाँ आगे सामंतवाद में, ये आपने पढ़ रखा होगा। अब आप सामंतवाद से पूंजीवाद में जा रहे हैं। पूंजीवाद का भी यहाँ पर बिल्कुल अंत होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपने याद करना है। पूंजीवादी शोषण और अंतर्विरोधी से भरी हुई बिल्कुल व्यवस्था है जो बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। पूंजीवाद स्थायी नहीं है, इसमें जो भी कारण मौजूद है वो बदलेंगे। एक चीज कभी भी, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ये एक वर्णासन व्यवस्था है। इसके बाद विश्व में शोषण रहित साम्यवादी व्यवस्था आएगी। अब देखिए, मार्क्स के जो वैज्ञानिक सामाजिक चिंतन थे और उनके अनुयायियों ने मार्क्सवाद की संज्ञा दे दी। ठीक है, तो इन्होंने, जो इनके अनुयायी थे, उनको, इनके विचारों को उन्होंने मार्क्सवाद की संज्ञा दे दी। अब मार्क्स के चिंतन के निम्नलिखित 4 पक्ष विशेष उल्लेखनीय हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है आपका द्वंद्वात्मक, जो है आपका है भौतिकवाद। मार्क्स के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का जो आधार है वो आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। इसके अनुसार भौतिक पदार्थ इस जगत का आधार है। जो आसपास का जो हमारे पदार्थ हैं, जो भौतिकता में है, वो हमारे जगत का आधार है। पदार्थ, मैटर, आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा बच्चे। तो उसमें जो पदार्थ है वो बिल्कुल गतिशील रहता है। प्रत्येक भौतिक वस्तु में हर पल आंतरिक गति जो है आपकी विद्यमान रहती है। जो भी आपकी रहती है, पदार्थ रहते हैं, वो भौतिक वस्तु रहती है, उसमें आंतरिक गति हमेशा ही विद्यमान रहती है। और जो आपकी आंतरिक गति होती है ना बच्चे, ये बिल्कुल भी सीधी और सरल नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। कॉन्फ्लिक्ट इसमें पैदा होते रहते हैं पदार्थ में भी। इसके आपके 3 अंग आपने याद रखने हैं। पदार्थ के आपने 3 अंग याद रखने हैं जो कि आपके हैं वाद, प्रतिवाद, इसी तरह आप लिखेंगे वाद, प्रतिवाद और संवाद। ठीक है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। संवाद फिर वाद का रूप धारण कर लेता है, यानी कि संवाद फिर आपके वाद का रूप धारण कर लेता है। और ये जो गति है बिल्कुल निरंतर बनी रहती है, रुकती नहीं है। विश्व के विकास का स्वरूप इसी द्वंद्वात्मक गति से निर्धारित होता है। जो विश्व के विकास का जो स्वरूप है, उसकी रूपरेखा है, इसी द्वंद्वात्मक जो आपकी गति है, इससे निर्धारित होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद को पढ़ लेते हैं। मार्क्स ने प्रकृति के द्वंद्वात्मक नियमों को समाज पर लागू करके मानव इतिहास की व्याख्या की है। जो उनकी प्रकृति थी, जो उनके द्वंद्वात्मक नियम थे, उन्होंने क्या किया, उसको समाज पर लागू कर दिया। उसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और ऐतिहासिक भौतिकवादी जो है कहा जाता है। अब इतिहास पर लागू किया, समाज पर लागू किया ना, तो इतिहास की भौतिकवादी कहलाएगी। उससे समाज पर हम कुछ डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उससे मतलब इतिहास बनेगा ना, जो बीत गया वो इतिहास है। मगर इतिहास भी ऐसा है कि जिसको पढ़ने में हमें रुचि हो, मतलब जिससे हम कुछ सीख सके। अब ये नहीं है कि मैंने सुबह उठ के खाना खाया या मैंने क्या किया, तो वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं है। तो इतिहास जो है मेन चीज़ें याद रखने के लिए कहा जाता है। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि इतिहास में परिवर्तन क्यों होते हैं और पूंजीवादी का अंत अपरिहार्य क्यों है। वह एक सामान्य तथ्य से बात शुरू जो है आपकी होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, आप सबको पता है। अगर आपको समाज में रहना है तो क्या क्या ज़रूरी है, आपकी भोजन, आपका वस्त्र और आश्रय बिल्कुल ज़रूरी है। इन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है उसे एक उत्पादन प्रणाली यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन का निर्माण कहते हैं। हम कर रहे हैं ये सारे काम। अब उत्पादन प्रणाली के आपके 2 भाग होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं। जो आपकी प्रणाली है, प्रणाली में आपकी जो है शक्तियाँ आ जाती हैं कि शक्तियाँ कैसी हैं, और उसमें संबंध, उसमें जो आपकी उत्पादन करने में जो शक्तियां लग रही हैं और आपस में उसका क्या संबंध है, ये बताया गया है। समाज में जो परिवर्तन होते हैं इन दोनों में निरंतर संघर्ष के फलस्वरूप ही होते हैं, शक्तियां और संबंध में। उत्पादन की शक्तियों में आपकी जमीन आ जाती है। ठीक है, लगाते हैं ना शक्ति, आप कारखानों में लगाते हैं, मशीनों में लगाते हैं, शक्ति पूरी लगती है, औजार में लगती है। उत्पादक मनुष्य में विकास जो है इसमें होता रहता है। इसी प्रकार के जो अनुरूप जो संबंध बनते हैं उनको भी बदलना पड़ता है। टाइम के अनुसार आपके संबंध भी जो है बदल जाते हैं। जैसे कि पहले देखिए कुटीर उद्योग होता है, लेकिन उसकी जो जगह है आपके मशीनों ने ले ली है, तो संबंध बदल गए ना। उदाहरण के लिए मशीनों के विकास के कारण संबंधी व्यवस्था का पतन करना अनिवार्य था। नेक्स्ट है आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स व एंगल्स सर्वाधिक जोर जो है वर्ग संघर्ष पर दिया गया है। द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। मार्क्स का तो आपको नाम याद हो ही गया होगा। तो एंगल्स जो है आप अगना जो आपका नाम याद रख लेंगे कि उनका कथन क्या था कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास आदिम साम्यवादी को छोड़कर वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वस्तुतः ऐतिहासिक भौतिकवाद का ही उपअंग है। इसके अनुसार आदिम जो है साम्यवाद जब उत्पादन के साधनों, जमीन, औजार पर सभी का साझा अधिकार था, तब तो ये वर्ग जो है संघर्ष नहीं था, केवल प्रकृति से ही मनुष्य का बिल्कुल संघर्ष था। ठीक है, जब ये सब चीजें नहीं थी, जमीन नहीं थे, औजार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो इसका संबंध सबसे ज्यादा किससे था? उससे था जो आपकी प्रकृति से था। उस समय जो है संघर्ष सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का प्रकृति से था। जो भी परिवर्तन हुआ प्रकृति में, जो भी परिवर्तन हुआ और मनुष्य का इस तरह ज्ञान बढ़ा और औजार अधिक कारगर बने, तो खेती और जो है पशुपालन भी शुरू हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि पहले जब व्यक्ति था, मनुष्य था, वो इतिहास के संपर्क में आया। ठीक है, इतिहास के संपर्क में आया और उससे शक्तियां मिली। ठीक है, लेकिन उसकी शक्तियों में परिवर्तन कैसे बढ़ा? जब धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ा तो उसको समझ आने लगा कि जो प्रकृति है वही सब कुछ नहीं है, हमें भी अपने हाथ पैर जो है हिलाने पड़ेंगे। तो उसने क्या किया व्यक्ति ने? तो उसने खेती और पशुपालन की शुरुआत कर दी। जब ये बुनियादी ज़रूरतें जब आपकी शुरू हो गई, उनको पूरा करने के लिए आपने खेती व्यवस्था शुरू कर दी, आपने पशुपालन शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ अलग ही निखर के आएगा। कहाँ? सिर्फ वो प्रकृति पर निर्भर करता था। ठीक है, और फिर सामंतवादी जो प्रणाली है ये भी आपकी हो गई कि जिसमें सामंत होते थे और कृषक होते थे। जो सामंत लोग होते थे वो भूदास उनको कहा गया, कृषकों को भूदास कहा गया, यानी कि उनकी सारी संपत्ति को हड़प लेना। वो एक तरह से जो आपके भूदास थे और जो सामंतों के एक तरह से कह सकते हैं कि सीधे सीधे गुलाम नहीं थे, वो डायरेक्ट गुलाम नहीं थे, और वो सामंत जो है फिर भी उनके ऊपर अपना पूरा अधिकार रखते थे। ठीक है, और सामंत अगर भूमि बेच भी देता था ना, भूमि बेचता, तो उसके कृषक गुलाम साथ ही बिक जाते थे, साथ में ही बिकते थे। ठीक है, तो नए स्थापित पूंजीवादी प्रणाली में नए संबंध आपके जो है निर्धारित हुए। तो ये आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इसमें जो है विनिमय मूल्य हैं, उपयोग मूल्य हैं। अब उपयोग मूल्य क्या होते हैं कि वस्तु की उपयोगिता से हमें किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, ये हमारे उपयोग पर निर्भर करता है कि कितना मानव श्रम लगा हुआ है। जैसे कि हवा, जल, प्रकृति से प्राप्त कोई और वस्तु जिसमें मेहनत ना लगी हो, उसका उपयोग मूल्य तो होता है, परंतु विनिमय मूल्य नहीं होता। ठीक है, क्या कहना चाहता है इसमें कि उपयोग तो है लेकिन हम इन चीज़ों को बेच नहीं सकते हैं। मूल्य तो है, बेच नहीं सकते हैं, और जिसको बेच पाते हैं वो विनिमय मूल्य होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे। आगे है आपका मार्क्स के समकालीन जो आपके समाजवादी चिंतक थे वो कौन कौन से थे। मार्क्स के समकालीन समाजवादी चिंतकों की संख्या बहुत ज़्यादा विशाल है। इन विचारकों ने श्रमिक वर्ग की खुशहाली के लिए समाजवाद की जो है अनेक व्याख्या प्रस्तुत की है। ये चिंतन मंथन का दौर था। लुई ब्ला फ्रांस का सबसे प्रभावशाली विचारक था और श्रमिक नेता था। उसने बेकार कृषकों को काम दिलवाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने और सामाजिक कार्यशालाओं की स्थापना पर जोर दिया था। ठीक है, तो लुई ब्ला का आपने नाम बच्चे याद रखना है। ये कौन था? ये आपका प्रभावशाली विचारक और श्रमिक नेता था, और इसने क्या किया था? बेकार श्रमिकों को राष्ट्रीय कारखाने और सामाजिक कार्यशालाओं की स्थापना पर जोर दिया था। और जर्मनी में आप पढ़ सकते हैं, जर्मनी में फर्डिनेंड लसेल ने समाजवाद की स्थापना के लिए सर्वहारा की राजनीतिक शक्ति को रेखांकित किया। कुछ ऐसे नाम हैं, एक दो नाम और याद कर लेना, बाकी दो काफ़ी हैं। आपके चिंतक जो है ये आपके कंप्लीट हुए। इसमें समाजवादी आंदोलन का विकास किस तरह हुआ? ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। 19वीं शताब्दी के मध्य में समाजवादी विचारधारा कल्पना लोक से निकलकर व्यवहार में प्रभावी होने लगी थी। यानी कि आपको शुरू में बता दिया गया था कि कल्पना था मात्र, लेकिन धीरे धीरे करके ये व्यवहार में आपके आने लग गई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने इसे अभूतपूर्व ढंग से सुदृढ़ किया। मार्क्स की वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा करोड़ों लोगों के लिए जो एक शोषण के खिलाफ संघर्ष में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य आते आते ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो गई थी। दूसरी ओर जो आपके शोषक वर्ग थे और आपके पक्षधर विद्वान थे, उनके लिए गंभीर चुनौती ये जो है बन गई थी, क्योंकि वो चाहते थे उन पर अपना अधिकार जताना, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और वो बहुत ज़्यादा घोर विरोधी और निंदक भी थे।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बहुत ही कम आपके ऐसे श्रमिक आंदोलन होंगे जिसमें समाजवादी विचारधारा का बिल्कुल भी प्रभाव ना रहा हो। हर चीज़ में आपको समाजवादी आपको विचारधारा है जो देखने को मिलेगी। और आपके बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें समाजवादी और साम्यवादी दल का आपको गठन देखने को मिला। और 20वीं शताब्दी में समाजवादी क्रांतियों का दौर भी आया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रांस में कैसे आया कि जो फ्रांस था स्टार्टिंग में आपका समाजवादी चिंतन का बहुत प्रभावी था। फरवरी में आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई। उन दोनों में आपकी जो लुई ब्ला थे, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया, लुई ब्ला के प्रयास से यही चीज़ आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं कि उन्होंने बेरोजगार जो श्रमिक थे उसके लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं खोली थी, जिसमें उन्होंने 99,400 के श्रमिक को काम दिया था। ठीक है तो लुई ब्ला को ब्रिटेन भागना पड़ा, मजदूर के काम के घंटे पुनः बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने काम तो दिलाया लेकिन इन कार्यशाला थी इसको उनको बंद करना पड़ा। और इनको जो सरकार थी लुई ब्ला का, इनको जो है कठोरता से इनका दमन किया। इस बीच में आपके 10,000 मजदूर भी मारे गए और लुई ब्ला को ब्रिटेन भागना पड़ा। ठीक है, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि फ्रांस में समाजवाद के बारे में इतना पढ़ेंगे। जर्मनी में समाजवाद में कैसे होगा, जर्मनी में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई जो कि आपकी 1869 में हुई थी। और इसके नेता कौन थे, विल्हेल्म लिनबेक्ट और ऑगस्ट वेबल याद कर लेना, ये मार्क्स के अनुयायी थे। इस दल को कुचलने के लिए बिस्मार्क ने दमन की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क आपको पता है कौन था, बहुत बहुत गंदा इंसान। तो इसने क्या किया, दमन की नीति अपनाई, हमेशा दमन ही किए फिरता था। राजकीय बीमा पद्धति इसने लागू करके मजदूरों में समाजवाद का जो है प्रभाव को इसको कम किया। और इसी तरह आपकी बात आएगी इंग्लैंड में किस तरह समाजवाद हुआ। ब्रिटेन में 1867 से लेकर 1884 में, जब 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1867 से लेकर और आपकी 84 में सुधार अधिनियम ने श्रमिकों को मताधिकार जो है प्रदान किया था। ठीक है, और इस तरह आप रूस का भी पढ़ लेंगे, ये आप खुद पढ़ सकते हैं बच्चों और पढ़ लेना इसे। और रूस में समाजवाद कैसे हुआ कि मार्क्स के यहाँ भी बहुत ज़्यादा अनुयायी थे। पूंजी को रूसी भाषा में अनुवाद किया गया, उन्होंने पूंजी को क्या किया, अपनी रूसी भाषा में अनुवाद किया। और इसमें और आप क्या पढ़ सकते हैं कि 1903 में आप पार्टी थी आपकी एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। इसमें क्या हुआ, इस पार्टी में फूट पड़ने लग गई थी। इसमें मेंशेविक जो कि आपके अल्पसंख्यक थे और बोल्शेविक जो कि बहुसंख्यक थे। इन दोनों में क्या था कि इन जो बोल्शेविक क्रांति थी जो कि यानी कि बोल्शेविक जिसमें बहुसंख्यक थे, जो आपकी बोल्शेविक क्रांति थी, बोल्शेविक जो आपका था दल था उसमें लेनिन के नेतृत्व में था और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता गया। और नवंबर 1917 में इस दल ने रूस में सफल क्रांति करके दिखाई। यानी कि जो बहुत अधिक संख्या में थे बोल्शेविक बहुसंख्यक, जो बहुत, और जिसकी अध्यक्षता लेनिन ने की थी, इसने 1917 में जब रूस की क्रांति हुई तो इन्होंने अपना पूरा प्रभाव दिखाया और ये विश्व में पहली समाजवादी क्रांति थी। उल्लेखनीय है कि लेनिन जो है समाजवादी आंदोलन का मार्क्स और एंगल्स के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक बन गया था। लेनिन ने नई परिस्थितियों में मार्क्सवाद को विकसित किया और रूसी क्रांति को नई दिशा प्राप्त की। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ आपने इसको बहुत अच्छे से करना है रूस में समाजवाद की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल छोड़ दीजिएगा, इतना याद नहीं होगा। अब ये है वर्तमान में समाजवाद की प्रासंगिकता, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम करेंगे रूसी क्रांति को, तो पार्ट 2 रहेगा। ये आज का पार्ट 1 था। तो कैसा लगा, आपके ऑलमोस्ट 30 मिनट का लेक्चर था। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे। अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको प्रेस ज़रूर कर देना और ऑल पर ज़रूर आपने क्लिक करना है ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको मैं बता दूं, इसमें अभी मैंने आपको BA फाइनल ईयर का करवाया है, BA फाइनल ईयर का, और थोड़ी देर में आपको सेकेंड ईयर का मिल जाएगा, फिर आपको फर्स्ट ईयर का भी मिलेगा। तो इस तरह आपके हिस्ट्री को आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। आपके सेमेस्टर सिस्टम है और साथ में जो बीएड की क्लासेस चल रही थी उसको मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि आपका जो है CTET भी बिल्कुल नज़दीक है। जुलाई में आपका CTET है, जो हमारी क्लासेस चल रही थी इस चैनल पर, तो उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगी।
तो ये शेड्यूल रहेगा। जल्दी से जल्दी देखिए 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। फटाफट आप मेरे 400 और कर दे, 1K जल्दी से जल्दी करें। अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपको आगे लाइव भी पढ़ा पाऊंगी। तो चलिए वीडियो के एंड तक आप बने रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।